तो क्या आप कभी ऐसे पॉलिटिकल डिस्कशन में बैठे हैं जहां पर बहुत ज्यादा बहस होने के बाद थोड़ी देर में कोई बोला हो, अरे ये तो कम्युनिस्ट है। आखिर ये शब्द कम्युनिस्ट एक अपशब्द की तरह क्यों देखा जाता है, वो भी खासकर आज के डेमोक्रेटिक सेटअप में। आज के वीडियो में इसी को समझते हैं, लेकिन उसको हम तब समझ पाएंगे जब हम समझेंगे सोवियत सिस्टम को। पिछली सदी का सोवियत सिस्टम जो चलता था सोवियत यूनियन में, जिसका लीडर था रशिया। तो आइए समझते हैं उसको। हिस्ट्री ऑफ सोवियत सिस्टम। तो वो सोवियत सिस्टम को समझने के लिए हमें समझना होगा दुनिया में आखिर काम कैसे होता है। लेकिन ये वाली दुनिया नहीं जो हमें इस मैप में दिख रही है, हमें देखना होगा ये मैप। और समय 1492, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये वो दौर था जब यूरोप से कई सारे लोग दुनिया के अलग अलग देशों के समुद्री रास्ते ढूंढने निकले, और उसमें क्रिस्टोफर कोलंबस को मिला अमेरिका। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा, और उसी के कुछ साल बाद पोर्चुगीज वास्को ड गामा ने समुद्री रास्ता खोजा भारत का। और इस तरह यूरोप के लोगों को खजाने पर खजाने मिलते गए, और ये खजाने थे यूरोप के लोगों को मिलने वाली नई जमीन, जहां से उनको मिलने वाले थे बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारे काम करने वाले लोग। तो जब यूरोप के लोगों को अमेरिका मिला तो शुरू हुआ अमेरिका का कॉलोनाइजेशन। और इस कॉलोनाइजेशन से हुआ क्या, अमेरिका से कच्चा माल आने लगा यूरोप, और यूरोप से फाइनल प्रोडक्ट जाने लगे अमेरिका और दुनिया की बाकी कॉलोनीज में भी। तो इस तरह यूरोप के लोगों का बिजनेस बढ़ा, उनका प्रॉफिट भी बढ़ा, और इस बढ़ते हुए प्रॉफिट ने बदल दी वहां की सारी सामाजिक व्यवस्था। वो सामाजिक व्यवस्था जो यूरोप में 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक स्थापित थी, जिसमें ऑब्वियसली राजा सबसे ऊपर था। राजा के पास सारे अधिकार थे, और इन अधिकारों को यूज करके राजा अपने साम्राज्य की जमीन अलग अलग सामंतों को बांट देता था। ये सामंत कहलाते थे फ्यूडल लॉर्ड्स। इसी को हम जानते हैं सामंतवादी व्यवस्था के रूप में। तो राजा जो होता था जमीन बांटता था फ्यूडल लॉर्ड्स को। फ्यूडल लॉर्ड्स के पास अपने अधिकार होते थे अपनी जमीन को संभालने के, और फिर वहां पर उन फ्यूडल लॉर्ड्स के नीचे होते थे व्यापारी, मर्चेंट्स और शिल्पकार, आर्टिजन्स, जो व्यवसाय करते थे, बिजनेस करते थे, पैसा कमाते थे, और उस पैसे से टैक्सेस देते थे फ्यूडल लॉर्ड्स को, और फ्यूडल लॉर्ड्स टैक्स देता था राजा को। और सबसे नीचे होते थे काम करने वाले लोग, किसानी करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, कृषक और मजदूर, पेजेंट्स एंड सर्व्स। अब इस व्यवस्था के कारण राजा जो था वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था फ्यूडल लॉर्ड्स पे। इस बात को समझिए, राजा एक जगह बैठा हुआ है, वो नहीं संभाल सकता कि पूरे साम्राज्य में काम कैसे चल रहा है। पूरे साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग भागों को संभालते थे फ्यूडल लॉर्ड्स, जो सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे। तो राजा के पास जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचती थी वो इन फ्यूडल लॉर्ड्स के थ्रू पहुंचती थी। तो इस तरह से फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में काफी अथॉरिटी थी, काफी इंडिपेंडेंस थी, वो अपने तरह से अपने एरिया को, अपने रीजन को मैनेज कर सकते थे। तो राजा बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, जिसके कारण ये फ्यूडल लॉर्ड्स और वेसल्स, इन सामंतों की ताकत बहुत बड़ी हुई थी। इससे थोड़ा राजा परेशान भी होते थे उस समय। और साथ ही मर्चेंट्स जो थे, व्यापारी जो थे, उनको भी व्यापार का अच्छे अवसर मिल रहे थे, अच्छे मौके मिल रहे थे, क्योंकि अमेरिका और बाकी कॉलोनी से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो गया था। तो धीमे धीमे इन सब का वर्चस्व समाज में बढ़ता गया। तो इस बढ़ते हुए व्यवसाय को संभालने के लिए ये जो मर्चेंट्स और आर्टिजन्स थे, इन्होंने बनाए अपने ग्रुप्स, अपने अपने संघ, जिनको गिल्ड्स के नाम से जाना जा सकता था, और हिंदी में इनको कई बार श्रेणी या संघ के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने अपने गिल्ड्स बनाए, उन्होंने उस गिल्ड्स के नियम बनाए, कायदे कानून बनाए कि इसमें काम कैसे होगा, कौन इस गिल्ड का हिस्सा बन सकता है, बिजनेस कैसे होगा, इसमें प्रमोशन कैसे होगा, कौन वर्कर होगा, वर्कर से ऊपर सुपरवाइजर कैसे बनेंगे, और आखिर में मास्टर कैसे बनेंगे। सारे नियम कायदे बनाए। जैसे इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जैसे किसी रेलवे स्टेशन के पास कुछ ऑटो चलाने वाले हैं, वो ऑटो चलाने वाले अपना एक संघ बना लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को मैनेज करेंगे, ऑटो किसका पहले आएगा, सवारी किस ऑटो में बैठेगी, ये सारा मैनेजमेंट। इस तरह से उन्होंने नियम कायदे बना के अपने बिजनेस को मैनेज किया। तो ये उनका बिजनेस मैनेजमेंट अच्छा था, उनके लिए बहुत अच्छा था, उन सभी के इंटरेस्ट को बचाता था, उन सभी के प्रॉफिट्स को बचाता था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बढ़ते हुए बिजनेस से डील नहीं कर पा रहा था। बिजनेस बढ़ रहा था, डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन इनके नियम कायदों की वजह से इसमें इनोवेशन नहीं हो पा रहा था। और जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा था, उस समाज के यंग जनरेशन जो आगे आ रही थी, वो चाहते थे कि इस बिजनेस को नए तरीकों से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये नए तरीके इन गिल्ड्स के लोगों को पसंद नहीं आते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके नियम कायदे बदले।
तो ये एक द्वंद्व शुरू हो गया, ये टसल, एक टेंशन शुरू हो गया इस मिडिल क्लास में। तो इसी मिडिल क्लास के कुछ और लोगों ने, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा था, खासकर युवाओं को, यूथ को, वो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला और वो रास्ता कहलाया मैन्युफैक्चरिंग। अब ये मैन्युफैक्चरिंग नया रास्ता कैसे? क्योंकि इस मैन्युफैक्चरिंग में वो थोड़े ज्यादा इंडिपेंडेंट थे। अब इस बात को समझिए, नीचे जो वर्कर्स हैं, जो पेजेंट्स और सर्फ हैं, जो कृषक और मजदूर हैं, वो काम करते थे गिल्ड्स के लिए खेती के अलावा। तो ये जो लोग काम करने वाले हैं, जो वर्कर्स हैं, ये गिल्ड को छोड़ नहीं सकते, ये गिल्ड्स को छोड़ेंगे नहीं। तो इन नए लोगों को, जो नए तरीके से काम करना चाहते हैं, मिडिल क्लास वाले, इनको काम करने वाले लोग मिलेंगे नहीं। तो इन्होंने इनोवेट किया, इन्होंने इन्वेंट किया मशीन्स को, और मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन शुरू किया, और ऐसे प्रोडक्शन की क्वांटिटी को भी बढ़ाया, और इन्होंने मार्केट में एक नया कंपटीशन भी पैदा किया। तो ये ऑब्वियसली उन लोगों के लिए तो अच्छा नहीं था जो पहले से अपने बिजनेस में थे, अपने व्यवसाय को कर रहे थे, लेकिन व्यवसाय का एक नया तरीका मिला मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। और इसी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू इस पूरे यूरोप के प्रोडक्शन के काम में, इस पूरी यूरोपियन इंडस्ट्री में, और धीमे धीमे पूरी दुनिया में एक नई क्रांति आई, और उसी क्रांति को हम जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के रूप में। और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने उस सामंतवादी व्यवस्था को, उस फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। लेकिन इन सब में वो लोग जो सबसे नीचे थे, जो सबके लिए काम कर रहे थे, वो पेजेंट्स और सर्फ, वो वर्कर्स, वो मजदूर, वो कृषक, उनको हमेशा नजरअंदाज किया गया, उनके इंटरेस्ट को हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया गया। और इसी के कारण चाहे फ्यूडल सिस्टम हो या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो, दोनों में ही सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड यही क्लास रही सोसाइटी में। तो धीमे धीमे इस क्लास का गुस्सा बढ़ता गया, इन वर्कर्स का गुस्सा बढ़ता गया, और उनके गुस्से ने बनाई इस इंडस्ट्रियल क्रांति के खिलाफ एक और नई क्रांति, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो वापस चलते हैं उस मैप की तरफ जहां हमने देखा था कि अमेरिका से सामान आ रहा है और प्रोडक्शन होके वापस अमेरिका और बाकी कॉलोनीज में जा रहा है। तो इससे अमेरिका और यूरोप दोनों बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए। दोनों ही जगहों पर लोगों ने बहुत प्रॉफिट कमाया, और इसी प्रॉफिट की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ा। और जैसे कि हमने अभी बात की, सारी की सारी सामंतवादी व्यवस्था, सारी की सारी फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया, और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चलता रहा 19वीं और 20वीं शताब्दी तक। तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से यूरोप की समाज में जो बदलाव आए, वो किस तरह से आए? ये जो ऊपर के 3 लेवल थे, जहां पर राजा था, सामंत थे, और साथ में व्यापारी थे, किंग, फ्यूडल लॉर्ड्स या मर्चेंट्स, या ये कहें किंग, नोबल्स और इंडस्ट्रियल मिडिल क्लास, ये सारे लोग बड़े खुश थे, ये सारे लोग प्रॉफिट बना रहे थे, और ये सारे लोग एक साथ आ गए, और ये सारा फोकस करने लगे मैन्युफैक्चरिंग पर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर। अब राजा भी खुश था, क्योंकि राजा के ऊपर जो फ्यूडल लॉर्ड्स, जो सामंतों का वर्चस्व था, वो भी कम हो गया, क्योंकि सामंत जो थे वो गांवों पर अपनी होल्ड रखते थे, गांवों पर अपना कंट्रोल रखते थे। लेकिन इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शहर बड़े हो रहे थे, अर्बनाइजेशन हो रहा था, गांवों से लोग शहर की तरफ आ रहे थे, वहां पर उनको रोजगार के नए अवसर मिल रहे थे, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। तो जब गांवों के लोग वहां जा रहे हैं शहरों में, तो गांवों पे जिनका वर्चस्व है, उनकी सुनने वाले लोग भी कम हो रहे हैं। इस वजह से फ्यूडल लॉर्ड्स की जो ताकत थी वो भी कम हो गई, और उनका राजा पर जो बेवजह का जो प्रभाव था वो भी कम हो गया। तो राजा भी खुश, फ्यूडल लॉर्ड्स भी खुश, उन्हें भी सरवाइव करना है। और ऑब्वियसली जो मिडिल क्लास था, इंडस्ट्रियल मिडिल क्लास था, यही इंडस्ट्रियल मिडिल क्लास को हम किताबों में देखते हैं बर्जुआसी के नाम से। ये जो बर्जुआसी था, ये भी नया उभरता हुआ मिडिल क्लास, जिसके पास पैसा आ रहा था। इनके पास जमीन तो नहीं थी, बट इनके पास थी कैपिटल, जिस कैपिटल को बार बार बिजनेस में लगा के अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते थे। तो एक नए तरीके की ताकत, कैपिटल की ताकत यहाँ पे बढ़ रही थी। तो ये सारे लोग एक साथ आ गए, इनके इंटरेस्ट कॉमन थे, ये अपने वर्चस्व को बना के रखना चाहते थे, और ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। और यही जब साथ में आए, तो समाज एक तरह से सिर्फ 2 वर्गों में, अभी तक ये 4 वर्ग हमको दिखाई दे रहे थे, 4 क्लासेस दिखाई दे रही थी, और धीमे धीमे ये सभी लोग 2 वर्गों में बढ़ते दिखाई दिए। अब जो नया सामाजिक व्यवस्था बनी, नया सोशल ऑर्डर बना यूरोप में, वो कुछ इस तरह दिखाई दिया, जहां पर रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और मैन्युफैक्चरर्स साथ में थे, और दूसरी तरफ थे वर्कर्स जो उनके लिए काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी इन वर्कर्स के इंटरेस्ट को ध्यान नहीं दिया गया, तो यहाँ पर भी वर्कर्स का गुस्सा बढ़ता गया। और ये जो ऊपर वाले लोग थे, जो इनको कंट्रोल करते थे, जिनके हाथ में पूरा कंट्रोल था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का,
वो ज्यादा से ज्यादा अमीर होते जा रहे थे, लेकिन वर्कर्स ज्यादा से ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 18 से 20th सेंचुरी तक चला, यहाँ पर वर्कर्स का गुस्सा बढ़ता गया। और वो चाहते क्या थे? ये जो ऊपर के लोग थे, जिनके लिए कैपिटल उनकी ताकत थी, वे कहलाए कैपिटलिस्ट। उन्हीं को आज हम कैपिटलिस्ट लोग बोलते हैं, जिनके पास कैपिटल की ताकत होती है। तो वर्कर्स चाहते थे कि कैपिटलिस्ट की ताकत को खत्म करना, ताकि वो उनके इंटरेस्ट को भी सुने। वर्कर्स का मानना था ये जो कैपिटलिस्ट की ताकत है वो उनकी कैपिटल है, और ये कैपिटल उनके पास इसलिए है क्योंकि वो ओन करते हैं, उनके पास स्वामित्व है, उनके पास अधिकार है सारे रिसोर्सेज का, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, क्योंकि राजा भी उनके साथ है तो नेचुरल रिसोर्सेज भी उनके पास है, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी उनके साथ है, नोबल्स भी उनके साथ है, तो उसका मैनेज करना भी उन्हीं के हाथों में है, और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी उन्हीं के साथ में है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और उनका मैनेजमेंट सब उन्हीं के हाथों में है। पुलिस भी उन्हीं के पास है, राजा भी उन्हीं के पास है, व्यवसायी भी उन्हीं के हाथ में है। तो सारी चीजें जब उनके हाथ में है तो असल में इस ओनरशिप के कारण ही दिक्कत है। तो ये वर्कर्स चाहते थे कि किसी तरह से इस ओनरशिप को, इस स्वामित्व को खत्म किया जाए। जब उनके हाथ में ये ओनरशिप नहीं होगी तो उनकी ताकत भी चली जाएगी, और इसका एक ही रास्ता है। अब क्योंकि वर्कर्स उनसे लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टेट से लेकर पुलिस तक सब उनके कंट्रोल में है, तो उन्होंने एक ही रास्ते को अपनाया, जो था वायलेंस, जो था हिंसा। कि जब तक हम हिंसक नहीं होंगे, जब तक हम उनके साथ वायलेंट होकर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वही एक रास्ता बचा उनके पास, तब तक उनके इंटरेस्ट को सुना नहीं जाएगा। और वो चाहते थे कि वो ताकत, कंट्रोल उनके हाथ में आए, उन वर्कर्स के हाथ में आए, और वो अपने हिसाब से सारे रिसोर्सेज को मैनेज करें। तो ये जो हिंसक तरीका था, यही वो तरीका था जिसको हम कम्युनिज्म के नाम से जानते हैं। तो इन वर्कर्स के जो परेशानियां थी, जो इनका सफरिंग थी, उस वजह से ये जो रिटेलिएशन था कैपिटलिस्ट के खिलाफ, ये कम्युनिज्म के तौर पर उभरा फ्रॉम 18th to 20th सेंचुरी। और इसी के साथ दुनिया बढ़ गई उन लोगों में, जहां एक तरफ कैपिटलिस्ट लोग थे, एक तरफ कम्युनिस्ट अपराइजिंग हो रही थी। तो पूरी दुनिया में, खासकर पश्चिमी जगत में, वेस्टर्न वर्ल्ड में शुरू हो गया एक युद्ध, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। और यही युद्ध आगे चलकर कहीं ना कहीं कॉज बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ये सबसे बड़ा कॉज बना द कोल्ड वॉर का, उस शीत युद्ध का, जो 1945 से लेकर 1991, 1945 से 1991 तक चला। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच की इस लड़ाई में 20वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ी सफलता मिली कम्युनिज्म को। कहां पर? रशिया में। और उसको मौका मिला एक सिस्टम बनाने का रशिया के लिए, और वो सिस्टम था सोवियत सिस्टम। ये टाइम था 1917 का, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो मोनार्क थे, जिनको जार बोला जाता था, उनको हटा दिया गया। जो बोल्शेविक्स थे, जो कम्युनिस्ट रिबेलियंस थे, उन्होंने जार्स को मार दिया और वहां पे अपनी सरकार बना ली। और इसी के साथ रशिया में शुरू हो गया एक सिविल वॉर, कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट के बीच में। और इसी वजह से रशिया को विड्रॉ करना पड़ा 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। तो 1917 में ये रशिया में बोल्शेविक्स या कम्युनिस्ट को मौका मिला सरकार बनाने का। वहां पे शुरू हुआ सिविल वॉर, जो चलता रहा 1921 तक, और 1922 में अल्टीमेटली ना सिर्फ रशिया और उसके आसपास के बाकी 14 देशों, मतलब टोटल 15 देशों ने मिलकर बनाया एक देश, एक राष्ट्र, जिसको हम जानते हैं USSR के नाम से, या शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं सोवियत यूनियन या सोवियत संघ। 15 देशों का यह समूह जो बना 1922 में, चलता था सोवियत सिस्टम में, और इस सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण थे वर्कर्स और उनकी यूनियंस। तो सिस्टम काम करता था वर्कर्स की यूनियंस पर। यहाँ पर पूरे देश में, और वो बड़े से, रशिया खुद अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसके साथ 14 देश और मिले, तो सोचिए कितने बड़े क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। तो इस पूरे क्षेत्र को अलग अलग वर्कर्स की यूनियंस संभालेंगी, जो एक वहां की स्टेट गवर्नमेंट का काम करेंगे। अब यहाँ पर एग्जैक्टली स्टेट गवर्नमेंट नहीं बन रही है, लेकिन वर्कर्स की यूनियन है, उनके अपने लीडर हैं, जो वहां पर अपने अपने क्षेत्र को संभाल रहे हैं, अपने अपने रीजन्स को संभाल रहे हैं। और ये लीडर्स आपस में मिलकर बनाएंगे एक सेंट्रल लीडरशिप, और ये सेंट्रल लीडरशिप ही इस पूरे ज्योग्राफिकल रीजन को संभालेगी, इस पूरे ग्रुप को संभालेगी, जो सोवियत यूनियन का 15 देशों का ग्रुप था। इस पूरे
इसकी जिम्मेदारी वो अपने हाथों में लेंगे। अब ये एक ऐसी सरकार थी जहां पर सारी की सारी जिम्मेदारी आ जाती थी सेंट्रल लीडरशिप पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे। जैसे हमारे यहाँ भारत में हमारी केंद्रीय सरकार है, उसके बाद राज्यों में सरकार है, उनकी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं, संविधान में ही अलग अलग लिस्ट बनी हुई है कि किसका क्या काम है। तो हम इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम, जहां पर मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं और उनकी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं, ये फेडरल सिस्टम नहीं था, ये यूनिटरी सिस्टम था, ये यूनिटरी स्टेट था। ऐसा स्टेट जहां पर सारी की सारी पावर, अथॉरिटी और जिम्मेदारी रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट पर। वो चाहे तो क्या जिम्मेदारी किस पार्ट को देनी है, किस सबऑर्डिनेट लेवल को देनी है, वही डिसाइड करेगा। वहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है जो ये डिसाइड करे कि किस सरकार की क्या जिम्मेदारी है। तो कुछ इस तरह का सिस्टम था जिसको सोवियत सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जहां पर सेंट्रल लीडरशिप है और वो सेंट्रल लीडरशिप इन वर्कर्स की यूनियन के साथ पूरे देश को मैनेज करती है। अब इस सेंट्रल लीडरशिप और इस पूरे सिस्टम की कुछ खास बातें जो अब हम देखेंगे। सबसे जरूरी था ये जो क्रांति आई थी, बोल्शेविक रेवोल्यूशन था, जिसने जार को हटा दिया और अपनी सरकार बनाई 1917 से 1921 के बीच में। ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, वन पॉलिटिकल पार्टी ही रूल करती है सोवियत सिस्टम में या कम्युनिस्ट रूल में, वो होती है कम्युनिस्ट पार्टी। और सारे रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो या फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो सारे उस सरकार के कंट्रोल में ही होते हैं। उन सब का स्वामी वो सरकार होती है। तो स्टेट ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज। उसके बाद सबसे जरूरी चीज आ जाती है प्लान्ड इकोनॉमी। इस प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? इस प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि इकोनॉमी मार्केट ड्रिवन नहीं होगी। इंडस्ट्री, जब बिजनेसमैन अपना बिजनेस करेंगे उसके हिसाब से उनका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। इकोनॉमी चलेगी सरकार के बनाए गए पॉलिसीज के हिसाब से, उनके हिसाब से जो उन्होंने प्लान बनाया उसके हिसाब से ही होगा। कितने रिसोर्सेज किस इंडस्ट्री को मिलेंगे, मार्केट में उनका कितना शेयर होगा, कितने शेयर के ऊपर वो नहीं जा सकते हैं, ये सारी चीजें डिसाइड की जाएंगी, प्लान होंगी। मार्केट अपने डायनेमिक्स के हिसाब से नहीं चलेगा, सरकार के हिसाब से चलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सरकार ही डिसाइड करेगी कि कंपटीशन कैसा होगा, सरकार ही डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट की प्राइसेस किस हद तक जा सकती हैं। तो सारी चीजें सरकार के कंट्रोल में, उसी को बोला जाता है प्लान्ड इकोनॉमी। और सोशल वेलफेयर सिस्टम, सोशल वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन सोशल वेलफेयर के कारण सरकार पर बहुत ज्यादा बर्डन भी बढ़ा, जो आगे चल के उनके लिए परेशानी भी बनी। नो पॉलिटिकल डिसेंट, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती है, किसी के पास भी फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाए और जो पॉलिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी जो पावर में है उसके खिलाफ खड़ा हो। ये पॉलिटिकल फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसीज, इसका मतलब है कि वो खुलेआम बोलेंगे कि हम तो चाहते हैं कि हमारा साम्राज्य बढ़े। ये एक मेजर फीचर होता है सोवियत सिस्टम का। अब ये सारे फीचर्स जो हैं, ये सोवियत सिस्टम को डेमोक्रेटिक सिस्टम के टोटली ऑपोजिट बना देते हैं। अभी हम देखेंगे एक टेबुलर फॉर्म में कि दोनों में फर्क क्या होता है। तो ये बेसिक फीचर्स हैं सोवियत सिस्टम के। और ये सारे के सारे सिस्टम जब काम करते हैं तो अल्टीमेटली होता क्या है? अल्टीमेटली होता ये है कि वो देश जहां पर ये सिस्टम है वो एक्सपीरियंस करता है एक डिक्टेटरशिप, एक अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। अब ये अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन गवर्नमेंट क्या है? यदि आप बोलेंगे, कमेंट में लिखेंगे कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं जरूर इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी बात समझने की है कि ये जो पूरा सिस्टम है, सोवियत सिस्टम है या कम्युनिस्ट सिस्टम है, ये अल्टीमेटली बनाता है किसी देश को एक डिक्टेटर के अंदर अधीन। तो डिक्टेटरशिप इसका नॉर्मली हमेशा एक रिजल्ट होता है। तो अब बात कर सकते हैं उस प्रश्न की, उस सवाल की जो मैंने शुरू में किया था कि आखिर कम्युनिस्ट शब्द को एक अपशब्द की तरह क्यों देखा जाता है? क्योंकि जब भी आप कम्युनिस्ट अप्रोच अपनाने की बात करते हैं तो आप बात कर रहे हैं हिंसा की। हाँ, हो सकता है कि आप शायद कुछ दबे कुचले लोगों का, जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, आप उनकी बात कर रहे हो, लेकिन आप किस तरीके से उनके इंटरेस्ट को एड्रेस कर रहे हैं? आप हिंसा के थ्रू, आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिमोलिश करके, उनको ध्वस्त करके आप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर हो। और शक्ति बड़ी मादक होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। जब शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगी तो हम ये असर्टेन नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति अच्छा ही रूल करेगा, अच्छा ही शासन करेगा। वो व्यक्ति एक डिक्टेटर भी बन सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली इस सिस्टम में संविधान का कोई रोल नहीं है। यदि संविधान बनता भी है
तो वो भी उस डिक्टेटर की मर्जी के हिसाब से ही बनेगा, उस व्यक्ति के हिसाब से बनेगा जिसके हाथ में शक्ति है। तो ऐसे सिस्टम पे हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? इसलिए आज के समय में जब कोई भी कम्युनिज्म की या कम्युनिस्ट होने की बात करता है तो हमारे आज के डेमोक्रेटिक कंट्रीज उसके खिलाफ खड़े होते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट में देख लेते हैं कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में बेसिक फर्क क्या है। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई एक्चुअली डेमोक्रेसी और सोवियत सिस्टम की लड़ाई है। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर कैपिटलिज्म है डेमोक्रेसी, वहां पर है वन पार्टी रूल। यहाँ पर प्रेस और रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये गारंटेड है, वहां पर हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, फैक्ट्रीज या डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म में पॉसिबल है, बट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे हर चीज की स्टेट ओनरशिप होती है, सरकार ही हर चीज की स्वामी होती है। यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो मार्केट बेस्ड है, यहाँ पर इकोनॉमी प्लान्ड है। यहाँ पर इनोवेशन और कंपटीशन को एनकरेज किया जाता है, यहाँ पर डिस्करेज किया जाता है। यहाँ पर सभी के अधिकार, इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, बट यहाँ पर जितने अधिकार आपका डिक्टेटर देना चाहेगा उतने ही आपको मिलेंगे, जो स्टेट देगा वही आपको मिलेगा। यहाँ पर लीडरशिप की चॉइस, यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम डेमोक्रेसी में पूरी होती है, फ्री वोटिंग राइट्स होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल्स दिए हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यूएसएसआर, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और एक और एग्जाम्पल चाइना। इस स्लाइड में देखते हैं कहां टोटलिटेरियन और डिक्टेटरशिप है। तो अभी फिलहाल डिक्टेटरशिप पे बात करते हैं, क्योंकि टोटलिटेरियन हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बताइए आप जानना चाहते हैं टोटलिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है? मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप है, चाइना में डिक्टेटरशिप है। हालांकि चाइना में वहां की स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, लेकिन आखिर फिर भी वो टोटलिटेरियन या डिक्टेटरशिप कैसे कही जाती है, जरा इसके बारे में आप सोचिए और बताइए कमेंट्स में लिखकर। क्यूबा में दोनों चीजें पार्शियल हैं, उतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है यहाँ पर। वियतनाम एंड लाओस। और पता करिए ऐसे कौन से देश हैं जहां पर अभी भी डिक्टेटरशिप है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। और आप यदि स्कूल में हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज डाउनलोड करिए TRPC ऐप गूगल प्ले स्टोर से अभी और ढूंढिए अपनी पसंद का कोर्स और ज्वाइन करिए अभी। और साथ ही विजिट करिए www.trpc.co.in और अपनी पसंद के कोर्स को अभी ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।